हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई उतनी ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है जीन प्याजे। जीन प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। कम से कम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है। 3 नंबर तो कंफर्म ही है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ज़्यादा खुश हुआ तो 4 नंबर के भी क्वेश्चन दे देता है इसमें से। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे कि जीन प्याजे से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जीन प्याजे ने जो थ्योरी दी उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। एक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हो या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसकी बात हो रही है। जीन प्याजे की ही बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि बच्चा एक क्या है, छोटा साइंटिस्ट है। उन्होंने बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग, बाय एक्सपीरियंसेस से सीखने पे जोर दिया है। तो ही वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, ये स्विट्जरलैंड के थे। इन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, ना कि कोई सोसाइटी उसे सिखाती है या फिर कोई दूसरा टीचर उसे सिखाता है। बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। उसके अंदर एबिलिटी है, सीखने की प्रवृत्ति है, तो वो खुद से अर्जित करता है ज्ञान को। ये कहना किसका है? ये कहना है जीन प्याजे का। बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, एक्टिव लर्नर। अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा। क्यों लिटिल साइंटिस्ट कहा? क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके, आप देखते हो अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता है, मतलब शांत नहीं रहता है। अगर कोई चीज़ देखता है तो ऐसा क्यों है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अब मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, मेरे भैया का बेटा है, तो वो 3 साल का है। तो उसको खुद का शैम्पू बनाना है, खुद का क्या बनाना है? हैंड वॉश बनाना है। तो वो जो बॉटल में भरा रहता है हैंड वॉश, तो उसको गिरा देता है, फिर उसमें पानी डालता है और बोलता है ये मेरा हैंड वॉश है। तो आप उसको कितना भी समझा लो, छुपाना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं से रो के ढूंढवा के सारी चीज़ें, चाहे शैम्पू हो चाहे हैंड वॉश हो, उसमें पानी डालता है, फिर खुद का बनाता है। तो लिटिल साइंटिस्ट बोला गया, खुद से ऑब्जर्व करते हैं, खुद से चीज़ों को निर्माण करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है? संज्ञान का मतलब होता है बेसिकली हमारे किसी भी चीज़ के बारे में जानना। जैसे जैसे बायोलॉजिकल परिपक्वता आती जाती है वैसे वैसे बच्चे मेच्योर हो जाते हैं। तो संज्ञान का मतलब क्या था? किस्म प्लस ज्ञान। तो किसी चीज़ के बारे में जानना ही संज्ञान कहलाता है। तो संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या इंक्लूड होता है? थिंकिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, तर्क, स्मृति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। ये सब किस में आते हैं? ये संज्ञान में आते हैं, संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चा है तो थिंकिंग भी इसमें इंक्लूडेड है, मेमोरी है, डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो भी संज्ञानात्मक विकास में आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, रीजनिंग हो गई। ये सब किसका हिस्सा है? ये संज्ञान के हिस्से हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि प्याजे के अनुसार विकास जो है वो किस में होता है? चरणों में होता है। मतलब एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आए कि डेवलपमेंट क्या है तो हमें हमेशा बोलना है कि सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। लेकिन अगर मेंशन है क्वेश्चन में प्याजे, तो प्याजे के अनुसार जो डेवलपमेंट है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि चरणों में, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने भी डेवलपमेंट को चरणों में, स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, उनका मानना है कि डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत नहीं है। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा है कि डेवलपमेंट क्या है तो बोलना है कॉन्टिन्यूअस है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन अगर वहीं पर मेंशन किया हुआ है कि प्याजे के अनुसार डेवलपमेंट क्या है तो हमें बोलना है प्याजे के अनुसार डेवलपमेंट क्या है? असतत प्रक्रिया है। बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोचते, या इसमें से क्वेश्चन आता है वयस्क, अडल्ट और चाइल्ड के थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है प्याजे के अनुसार? तो दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। क्वांटिटी सेम होती है बट क्वालिटी में डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई अडल्ट है, 25 साल का है, तो वो जॉब सोचेगा, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होगा। वहीं पे अगर कोई बच्चा है तो वो अपने खिलौने के बारे में सोच रहा होगा। तो उसकी जॉब की जितनी इंपॉर्टेंस है सोच की, तो उसके लिए खिलौने की उतनी इंपॉर्टेंस है, कम नहीं है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है, किसमें? क्वालिटी में डिफरेंस है। दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। वयस्क और एक बच्चे के क्वालिटी में डिफरेंस है। बच्चे की जो सोच है वो क्या, उम्र के साथ साथ विकसित होती जाती है। जैसे जैसे मेच्योरेशन आता है उसकी सोच बदलती जाती है। तो अगर आप देखो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है
जीन प्याजे का वो क्या है कि उम्र के साथ बच्चे की थिंकिंग में क्या परिवर्तन आता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है उसकी थिंकिंग, बेसिकली ये है उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है। तो एक ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है रचनावादी है जीन प्याजे। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड, तो बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण खुद से करता है इनमें। और अभी हम वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस है कि उनका मानना है कि उन्होंने सोसाइटी को, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है, जबकि जीन प्याजे ने बच्चे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि बच्चा खुद से नॉलेज का निर्माण करता है, ज्ञान का निर्माता कौन होता है, बच्चा, केवल इसको दिया नहीं जाता, निर्माण किया जाता है। सीखना वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा होता है, मतलब सोशल इंटरेक्शन में जो लर्निंग है वो खुद क्या होती है, टेक प्लेस होती है। तो इसमें उन्होंने किसमें जोर दिया है, एक्टिव लर्निंग पे, सक्रिय अधिगम में, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, डिस्कवरी लर्निंग, खोज द्वारा अधिगम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मेन क्या उनका फोकस क्या चाइल्ड पे है, तो उन्होंने सेंटर में किसे रखा हुआ है, चाइल्ड में को। तो बाल केंद्रित शिक्षा, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ज्ञान का निर्माता। अब ध्यान देना है आपको, अगर हम जीन प्याजे की थ्योरी में टीचर की बात करें तो टीचर कैसे एक्ट करता है, फैसिलिटेटर, नॉट अ लेक्चरर। तो जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को मानता है, रचनावादी हैं, उन सब ने माना है कि टीचर क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, ना कि लेक्चरर होता है जो सिर्फ ज्ञान को देता रहता है ना। तो बच्चों को पैसिव लर्नर नहीं बोलना, क्या एक्टिव लर्नर है वो, जो कि खुद से ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जीन प्याजे ने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, मतलब आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का भी कॉन्सेप्ट दिया था। आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा का अध्ययन है, वह अध्ययन है जिससे यह समझा जाता है कि जन्म से लेकर वयस्क होने तक बच्चों में ज्ञान, नॉलेज और सोच, थिंकिंग का विकास कैसे होता है, कैसे अकॉर्डिंग टू एज उनकी थिंकिंग में डेवलपमेंट आता है। यही इसी की स्टडी करना है, क्या कहलाता है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। यहाँ पे जेनेटिक का मतलब हेरिडिटी से नहीं है, जीन से नहीं है, अनुवांशिकता से नहीं है, किससे है, यहाँ पे स्टार्टिंग से है, बिगिनिंग कैसे होती है थिंकिंग की बेसिकली बच्चों में। तो प्याजे's genetic epistemology studied the origin of development of knowledge in children। बच्चे में कैसे ओरिजिन होता है, मतलब स्टार्टिंग होती है डेवलपमेंट की, नॉलेज की, उसी की स्टडी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। अब हम पढ़ लेते हैं जो प्रमुख फैक्टर्स हैं संज्ञानात्मक विकास में। तो मैच्योरेशन, तो उन्होंने मैच्योरेशन पे बहुत फोकस किया है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, जब तक अगर बच्चा मैच्योर नहीं है तो वो लर्निंग के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है, बच्चे में रेडीनेस होनी चाहिए लर्निंग के लिए। तो किससे आती है मैच्योरेशन, मतलब मैच्योरेशन मीन्स द नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम दैट अकर्स विथ एज। अकॉर्डिंग टू एज वो अनफोल्ड होती है और आप बच्चे को उसी के हिसाब से सिखा सकते हो। जैसे आप 6 साल के बच्चे को बाइक चलाना नहीं सिखा सकते क्योंकि वो उसके लिए मैच्योर नहीं हुआ है। तो जब उसकी मैच्योरेशन हो जाएगी बाइक चलाने की, आप तभी उसे सिखा सकते हो। फिर है एक्सपीरियंस, तो बाय एक्सपीरियंस चिल्ड्रन एक्सप्लोर द वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है और उसको फिर अपने स्कीमा में फिट करता है। तो एक्सपीरियंस में भी उन्होंने जोर दिया है। फिर है सोशल इंटरेक्शन, तो चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिवली इंटरैक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट एंड देयर एनवायरनमेंट। तो बच्चे जो ऑब्जेक्ट और एनवायरनमेंट की इंटरैक्शन से सीखते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि प्याजे ने केवल और केवल हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दी है तो वो गलत हो जाएगी, उन्होंने सोशल इंटरैक्शन को भी दिया हुआ है इम्पोर्टेंस। तो इनको ये जो प्याजे हो गए या फिर वाइगोत्स्की हो गए, ये इंटरैक्शन में जोर देते हैं कि सोशल इंटरैक्शन से बच्चे सीखते हैं। हाँ, इन्होंने सोसाइटी को कम इम्पोर्टेंस दी है प्याजे ने। उन्होंने ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब क्रांतिकारी रचनावादी, क्यों, क्योंकि इनका मानना है कि बच्चे खुद से सीखते हैं, वो खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी नॉलेज का। फिर है इक्विलिब्रियम, तो संतुलन। प्याजे के अनुसार सीखना तब होता है जब बच्चा पुराने ज्ञान और नए अनुभवों के बीच संतुलन स्थापित करता है। इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बस आप समझ लीजिए संतुलन क्या होता है कि पुराना ज्ञान और नया ज्ञान के बीच में जब सामंजस्य जो बैठाता है दोनों को में, तो उसे संतुलन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट कम्स बिफोर लर्निंग, तो यहाँ पे प्याजे ने क्या कहा है कि जो थॉट है वो पहले लर्निंग के आ चुका होता है, मतलब विकास जो है वो पहले आ जाता है सीखने के, विकास पहले आ जाता है किसके, सीखने के, अकॉर्डिंग टू प्याजे। अब हम कॉन्सेप्ट जो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जीन प्याजे के अनुसार
लेते हैं, जान लेते हैं। तो स्कीमा क्या होता है? मेंटल फ्रेमवर्क होता है। आप ऐसा मान लीजिए एक फोल्डर है ब्रेन में, जैसे बच्चे ने एक डॉग के बारे में देखा तो उसकी मम्मा ने बताया जो भौ भौ कर रहा है वो डॉग है, तो उसके माइंड में क्या हो गया? एक फोल्डर बन गया अलग से, उसके ब्रेन में क्या बन गया? फोल्डर बन गया है डॉग के लिए। तो अगर फिर डॉग की कोई इन्फॉर्मेशन उसको अगर मिलेगी कि व्हाइट कलर का भी डॉग हो सकता है, ब्लैक कलर का भी डॉग हो सकता है, तो उसी फोल्डर में क्या होता जाएगा? एग्जिस्टिंग नॉलेज में ही वो और बढ़ता चला जाएगा, तो उसी फोल्डर में वो आता चला जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। तो स्कीमा क्या है? मेंटल फ्रेमवर्क है, एक मानसिक संरचना है जो कि एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज है ब्रेन में है, उसे क्या बोला जाता है? स्कीमा बोला जाता है। सो स्कीमा इज व्हाट? अ सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स जो एक फोल्डर के समान है, कि ब्रेन में एक फोल्डर है, जैसे हर चीज के लिए ब्रेन में अलग अलग फोल्डर है। डॉग के लिए अलग फोल्डर है, बारिश के लिए अलग फोल्डर है, तो जब उससे रिलेटेड आएगा डॉग से रिलेटेड तो डॉग के फोल्डर में सेव होगा, जब बारिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो बारिश के फोल्डर में सेव होगी। तो स्कीमा मीन्स जो प्रीवियस नॉलेज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ब्रेन में, उसे स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्ड स्कीमा ही होता है। फिर है अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन क्या होता है? इट्स द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट बाय मॉडिफाइंग और यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो बेसिकली अडेप्टेशन क्या होता है? इसको अनुकूलन की प्रक्रिया, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, क्या कहलाती है? अडेप्टेशन कहलाती है। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, क्या कहलाता है? अडेप्टेशन कहलाता है। अडेप्टेशन मीन्स कि एडजस्टमेंट करना एनवायरनमेंट में। अडेप्टेशन के अंदर दो प्रक्रियाएं आती हैं। पहली तो होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? आत्मसात करना। तो न्यू एक्सपीरियंसेस इज एडेड इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। जैसे हमने अभी बात करी कि अगर किसी ने उसकी मम्मा ने बताया कि डॉग है, वो भौ भौ करता है जैसे, तो उसने देखा कि हाँ 4 पैर हैं, पूंछ है, तो ये क्या कौन सा जानवर है? ये डॉग है। तो ये क्या बन गया? ये स्कीमा है उसके ब्रेन में। तो अब अगर उसने देखा एक ब्लैक डॉग, उसने पहले देखा हुआ था, अब उसने ब्लैक डॉग देखा हुआ था, अब उसने व्हाइट डॉग देख लिया, तो वो जो व्हाइट डॉग उसने देखा तो ब्लैक डॉग के क्या हुआ? स्कीमा में साथ में जाकर दोनों फिट हो गए। इसे एसिमिलेशन बोला जाता है। आत्मसात करना मतलब नए एक्सपीरियंस को जो पुराना पहले से एक्सपीरियंस है उसमें एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें जोड़ना। जैसे बच्चे ने अगर काऊ को देखा, फिर उसने बफेलो को देखा, तो वो क्या कहता है कि हाँ ये भी दूध देती है, 4 पैर है, एक पूंछ है, तो मम्मा ने बोला था ये काऊ होती है, तो वो बोलेगा क्या? ये बफेलो भी क्या है? काऊ है। उसको नहीं पता उसका नाम बफेलो है, तो क्या बोलेगा? काऊ है। तो क्या किया उसने? एसिमिलेट किया, आत्मसात किया किसी भी इंफॉर्मेशन को जो उसकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी उसमें बैठाया। इसे एसिमिलेशन बोला जाता है, आत्मसात करना। फिर होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? समायोजन करना, मतलब चेंज करना। जो देखो एसिमिलेशन में चेंजिंग नहीं होती, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आत्मसात कर रहा है, सिर्फ अंदर ले रहा है बस, और उसे सही है कि गलत है उसे नहीं पता। लेकिन अकोमोडेशन क्या होता है? चेंज होता है। जैसे उसने जब बोला कि काऊ और बफेलो दोनों को क्या बोल रहा था? काऊ ही बोल रहा था। लेकिन जब उसके टीचर ने उसको समझाया, फिर उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा ये बफेलो है और वो काऊ है, फिर उसने क्या किया? चेंज किया अपने स्कीमा को कि अच्छा ये बफेलो है और वो काऊ है। तो ये क्या हुआ? उसने अकोमोडेट किया, मतलब समायोजन कर लिया, चेंज कर लिया अपने स्कीमा को। जिसको उसने पहले बफेलो को काऊ माना हुआ था, अब उसने क्या बोला? ये नहीं, ये बफेलो है, तो उसने चेंज किया। तो एसिमिलेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता, सिर्फ आत्मसात होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करते जाते हो। अकोमोडेशन में चेंज होता है, जो पुराना आपका स्कीमा है उसमें आप एडजस्ट करते हो, चीजों को चेंज करते हो, उसे क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन बोला जाता है। पूर्व ज्ञान से परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। आप जब चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू वातावरण, तो उसे क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया? एसिमिलेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं और अकोमोडेशन में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, बच्चों को एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन में बहुत क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। और अकोमोडेशन में कई बार अनुकूलन भी लिखा रहता है, तो आप एक बार इंग्लिश में चेंज कर देख लेना कि एसिमिलेशन और अकोमोडेशन अलग अलग है,
एसिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन जब होता है वो क्या होता है, अडेप्टेशन होता है। एसिमिलेशन प्लस अकोमोडेशन क्या होगा, अडेप्टेशन होगा। अडेप्टेशन इज डिफरेंट, अकोमोडेशन इज डिफरेंट। अडेप्टेशन एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन दोनों आते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या किया, काऊ को देखा, चाइल्ड हैज एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसके पास थी काऊ की। फिर उसने क्या, बफेलो को देखा, तो बच्चे ने क्या सोचा कि ये क्या है, काऊ ही है। बफेलो को देख के क्या बोला कि ये काऊ ही है, तो उसके में पहले से जो काऊ के एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसने इस वाली बफेलो वाली इंफॉर्मेशन को भी उसी में डाल लिया। ये गलत है, वो बफेलो काऊ नहीं है, बट उसे पता नहीं है तो उसने रख लिया, ये नेचुरल है, इसे एसिमिलेशन बोला जाता है। लेकिन फिर टीचर ने उसे एक्सप्लेन किया कि बेटा काऊ ये होती है और बफेलो ये होती है। उसने डिफरेंस समझाया कि काऊ और बफेलो में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर बच्चा समझ गया कि काऊ अलग है और बफेलो अलग है, तो फिर उसने अपने ब्रेन में चेंज किया, काऊ का अलग बनाया और बफेलो का अलग बनाया। तो ओल्ड स्कीमा जो था वो क्या हुआ, चेंज हुआ, न्यू स्कीमा अब क्रिएट हुआ, है ना। तो उसने काऊ का अलग फोल्डर अब बना, बफेलो का अलग फोल्डर बना। अब ये क्या हुआ, ये अडेप्टेशन हुआ, इसमें चेंजेस हुए, तो दिस इज अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन में ये क्या था, अकोमोडेशन था, सॉरी। तो अडेप्टेशन में क्या क्या आ गया, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। ये क्या था, अकोमोडेशन था, जिसमें काऊ का अलग स्कीमा बन गया और बफेलो का अलग बन गया। तो अडेप्टेशन, अनुकूलन इक्वल्स टू क्या होता है, आत्मसात करना और समायोजन करना। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के बीच में समायोजन बैठाना ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। इट इज बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। प्याजे ने क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम में ड्राइविंग फोर्स है लर्निंग के लिए, कि लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है कि संतुलन बनाया जाए, कि जो उसने इंफॉर्मेशन एसिमिलेट करी थी, फिर अकोमोडेट करके जब चेंजेस आए तो जब उनमें संतुलन बैठता है तो वही लर्निंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन फिर आता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्कीमा को बेसिकली पुनर्व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। हमने क्या पढ़ा, हमने स्कीमा पढ़ा। स्कीमा मतलब मेंटल फ्रेमवर्क है, जो मानसिक संरचना, हर एक ब्रेन में जैसे अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, जैसे डॉग का अलग फोल्डर होगा, कैट का अलग फोल्डर होगा, ये क्या मेंटल एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क होता है उसे स्कीमा कहा जाता है। फिर है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज व्हाट, कि जो अडेप्ट करना, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना ही अडेप्टेशन कहलाता है। अडेप्टेशन में दो प्रक्रिया आती है, एक तो एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, जो नई कोई इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रायोर जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है आप उसमें न्यू एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हो, एसिमिलेट कर रहे हो, रख रहे हो। अकोमोडेशन जब चेंज होता है, एग्जिस्टिंग जो स्कीमा है उसमें आप चेंजेस करते हो, उसे अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो बैलेंस बिटवीन होता है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। देखो यहाँ पे एसिमिलेशन, बच्चे ने क्या किया, कुछ आत्मसात किया। फिर जैसे काऊ उसे पता था, अब उसने बफेलो भी देख लिया। यहाँ पे क्या हुआ, अभी वो एक संतुलन की स्थिति में, अभी उसे पता नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, तो वो संतुलन में है। फिर नई सिचुएशन आई, नई जब सिचुएशन आई तो अब वो कंफ्यूजन में हो गया, क्योंकि अब काऊ अलग है और बफेलो अलग है। फिर टीचर ने समझाया, यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो गया, है ना, असमंजस की स्थिति हो गई, कंफ्यूजन हो गया। फिर टीचर ने बताया कि ये काऊ होती है, बफेलो होती है। फिर वो क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा, अकोमोडेशन होगा। अच्छा, फिर वो काऊ को अलग स्कीमा में रखेगा और बफेलो को अलग स्कीमा में रखेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब संतुलन हो जाएगा। और जब संतुलन हो जाएगा तो क्या होगी, लर्निंग होगी। तो एसिमिलेशन इक्विलिब्रेशन में रहता है, फिर नई सिचुएशन आती है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तब बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है। फिर वो उसमें एडजस्टमेंट करता है अकोमोडेशन के थ्रू, फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, मतलब संतुलन की स्थिति हो जाती है। जब संतुलन की स्थिति हो जाती है तो लर्निंग टेक प्लेस। क्लियर, आई होप एस। अब हम चलते हैं आगे, जीन प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। आप इसको पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। उन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से
2 वर्ष की उम्र तक होता है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष में होता है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 11 ईयर्स के बीच में होता है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसे हिंदी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 वर्ष से फिर आगे की भी होता है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या, 0 से 2, फिर 7, फिर 11। तो 0 से 2 क्या हो गया, सेंसरी मोटर। 2 से 7 क्या हो गया, प्री ऑपरेशनल या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर कॉन्क्रीट हो गया 7 से 11 फॉर्मल ऑपरेशनल। फिर 11 से अधिक क्या हो गया, फॉर्मल ऑपरेशन। एक बार और करते हैं, देखो 0 से 2 क्या हुआ, सेंसरी मोटर या फिर संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर 11 और अब क्या हो जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब हम एक एक करके एक डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनमें बहुत ध्यान देना क्योंकि कीवर्ड्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं में से आया जाता है। ठीक है, आता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदी गामक अवस्था ये कब होती है, 0 से 2 ईयर्स। तो यहाँ पे बच्चा सेंसस के थ्रू सीखता है, फिजिकल एक्शन मतलब करके, छू के, ये सब करके सीखता है, जिसमें देखना, छूना, हियरिंग, टेस्टिंग, मूविंग, ये सब। तो बच्चा किससे सीख रहा है, सेंसस के अपने थ्रू सीख रहा है। सेंसस मतलब सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना हमारे, आँख, कान, नाक, जीभ, स्किन, जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उनके थ्रू बच्चा सीख रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। मतलब अगर किसी बच्चे के पास कोई खिलौना है और आपने उसको तकिए के नीचे छुपा दिया है, तो वो देखेगा, वो तकिया को उठा के ढूंढेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया। अब बच्चा समझ गया है कि यहाँ पे ये चीज था लेकिन अभी आपने छुपा दिया तो नहीं है, तो तकिया उठा के अपने खिलौने को ढूंढेगा। इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोला जाता है, वस्तु स्थायित्व। तो ये पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज से संबंधित है, ये सेंसरी मोटर या फिर संवेदी गामक अवस्था से संबंधित है। ठीक है, फिर यहाँ पे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की, मतलब बच्चा गोल डायरेक्टेड होता है। जैसे अगर उसको भूख लगी तो रो रहा है, तो ये क्या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। फिर डिफर्ड इमिटेशन, मतलब डिफर्ड इमिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बच्चे ने देखा अपने फादर को दाढ़ी बनाते हुए, तो वो उस समय तो नहीं करेगा, लेकिन जब वो खिलौने के साथ खेलता रहेगा अकेले में, तो वो फिर खिलौने से दाढ़ी बनाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, डिफर्ड इमिटेशन है। तो सेंसरी मोटर स्टेज में हमने क्या क्या पढ़ा कि बच्चा अपने सेंसस के थ्रू सीखता है। बच्चा जैसे सींग, देखना, छूना, सुनना, चखना, चलना, इन सब के थ्रू सीखता है। बच्चे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि अगर कोई वस्तु अपने स्थान से आपने हटा दी है, छुपा दी है, तो उसे ढूंढेगा। इसे वस्तु स्थायित्व की बोलते हैं। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है बच्चा का, और डिफर्ड इमिटेशन होता है, मतलब थोड़ी देर के बाद नकल करता है। ठीक है, ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेंसरी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की उम्र में होता है। क्या, 2 से 7 वर्ष प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कीवर्ड जैसे आप लीजिएगा कि सिंबॉलिक थिंकिंग किससे रिलेटेड है, प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। सिंबॉलिक थिंकिंग किससे है रिलेटेड, प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। अब बात आती है कि सिंबॉलिक थिंकिंग होती क्या है। तो सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि सिंबल्स में सोचना। जैसे आपने कहा कार, तो वो कार की इमेज उसके माइंड में आ गई। जैसे आपने बोला कि चिप्स, तो देखेगा ये तितली जैसी है। ऐसे मतलब सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीख रहा है, उसको सोच रहा है। तो यहाँ पे सिंबॉलिक थिंकिंग उसे बोलता है। फिर ईगोसेंट्रिज्म, तो ये किस क्वेश्चन आता है कि ईगोसेंट्रिज्म जो किस स्टेज से रिलेटेड है, तो किससे, प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा सेंटर में खुद को ही रखता है। वो समझता है कि यूनिवर्स के सेंटर में वो खुद ही है। अगर उसे चॉकलेट पसंद है तो सबको चॉकलेट पसंद होनी चाहिए। अगर उसे वेनिला आइसक्रीम लेनी है तो मतलब घर में वेनिला आइसक्रीम ही आएगी, क्योंकि उसकी फेवरेट आइसक्रीम वेनिला आइसक्रीम है। चॉकलेट केक पसंद है तो चॉकलेट केक ही उसको चाहिए। मान लीजिए मतलब उसको सेंटर में खुद को रखना है। अगर 2 भाई बहन है, एक भाई है, बहन जो है उसका सिबलिंग है वो बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो वो बड़े वाले को गोदी में नहीं बैठने देगा, क्योंकि उसी को सेंटर में रहना है, वही बैठेगा। अगर कोई बैठ भी जाएगा तो उसको रो के हटा देगा। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे अहम केंद्रिता बोला जाता है कि सेंटर में वो खुद को रखेगा। फिर है सेंट्रेशन, केंद्रण, मतलब
सिर्फ एक ही फीचर में जो है क्या करना, फोकस करना और दूसरे को इग्नोर करना। जैसे अगर आपने उसे कोई चीज दी है तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वो सारे फीचर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, किसी एक फीचर को पकड़ेगा, उसको पसंद आएगा तो वो उसी को बार बार करेगा, वो सबकी ओर ध्यान नहीं देगा। फिर है कंजर्वेशन। तो इसमें कंजर्वेशन मतलब संरक्षण की भी कमी होती है इसमें, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मान लीजिए क्वांटिटी को, जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, उसमें क्या है, उसमें आधा ग्लास पानी है, और एक बड़ी सी ग्लास है, उसमें मान लीजिए थोड़ा सा और कम पानी है, तो वो ये नहीं समझता कि ये ग्लास छोटी है तो लेकिन इसमें पानी ज्यादा है, उसे लगेगा बड़ी ग्लास है तो उसमें ज्यादा पानी है, तो वो बड़ी ग्लास को चुनेगा। तो यहाँ पे उसको कंजर्वेशन की, संरक्षण की कमी होती है इस स्टेज में। चिल्ड्रन कैन नॉट अंडरस्टैंड क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंज इन द अपीयरेंस। मतलब वो पानी को अगर आपने बड़ी ग्लास में डाल दिया तो उसे पता नहीं चलेगा कि अब ये क्या हो गया है, उतना ही है। वो समझेगा कि ग्लास बड़ी हो गई है तो पानी भी जो है तो बड़ा हो गया है, मतलब ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन की कमी होती है, ठीक है। फिर है लैंग्वेज डेवलप्स रैपिडली। तो यहाँ पे जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष होता है, यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। फिर है एनिमिज्म। एनिमिज्म का क्या मतलब है, सजीववाद। मतलब वो निर्जीव और सजीव में उसे अंतर नहीं पता है, वो उसको लगता है जो भी है इस यूनिवर्स में है, जो भी वो चीजें देखता है तो उसे लगता है सब कुछ सजीव है। जैसे दीवार क्या है, सजीव है। दरवाजा से अगर टकरा जाता है, उसको लग जाता है तो रोने लगता है, तो अगर उसकी मदर आके दरवाजे को पीट देती है कि मेरे बच्चे को क्यों लगे, तो खुश हो जाता है कि मेरी मम्मा ने उसे मारा, मतलब उसे लग रहा है कि दरवाजा क्या है, सजीव है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये बच्चा झाड़ू में बैठा हुआ है तो इसे लग रहा है कि ये घोड़ा है, और वो चल मेरे घोड़ी टिक टिक करके, है ना कुछ, तो वो वैसे कर रहा है। तो ये क्या है, ये सजीव बात कहलाता है कि बच्चा सोच रहा है कि ये झाड़ू ही उसका क्या है, घोड़ा है। इसी को आप सिंबॉलिक थिंकिंग भी बोल सकते हो, है ना, कि सिंबल्स के रूप में सोच रहा है। फिर है इरिवर्सिबिलिटी। इसको क्या होता है, जैसे 4+7 यहाँ पे 11 लिखा हो रहा है, तो अगर आपने 7+4 कर दिया तो इसको चेंज नहीं कर सकता है, वो नहीं समझ पाता है कि ये दोनों क्या है, सेम ही है। और इसको प्री स्कूल एज भी बोला जाता है, क्योंकि स्कूल से पहले की एज है, ठीक है। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स पढ़ी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थिंकिंग होती है बच्चे का, बच्चा अहम केंद्रिता मतलब सेंटर में खुद को रखता है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए वाला। और यहाँ पे सेंट्रेशन होता है, केंद्रण होता है, कि बच्चे सिर्फ एक ही विशेषता में फोकस कर पाता है। कंजर्वेशन की कमी होती है, मतलब बच्चा नहीं समझ पाता है कि क्वांटिटी सेम रहती है भले, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप उसको अलग अपीयरेंस में डाल दो। बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एनिमिज्म मतलब सजीववाद, बच्चा समझता है कि हर एक चीज क्या है, वो लिविंग थिंग है। और इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग की होती है, कैसे कि वो चेंज नहीं कर पाता है। जैसे 7+4 अगर 11 है तो आपने इसको आगे पीछे करके लिख दिया, 7+4 कर दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो फिर से काउंट करेगा ये कितना होता है, क्योंकि वो नहीं पता है कि अगर आप नंबर्स को चेंज कर दोगे उसका पोजीशन तो उससे एडिशन करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, फिजिकल, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो ये कौन सी स्टेज होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे क्या, लॉजिकल थिंकिंग बिगन हो जाती है। अच्छा देखो, यहाँ ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का आएगा तो आपका आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जस्ट बिगन होती है। यहाँ पे जो जो कमियां थी वहां पे, जैसे बच्चा कंजर्व नहीं कर पा रहा था, क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था ना, वहां पे जो जो नहीं कर पा रहा था बच्चा, तो इस स्टेज में सब करने लगता है। जैसे कंजर्वेशन का इसमें गुण आ जाता है कि बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है कि बड़ी क्लास और छोटी क्लास में जो पानी है वो सेम है, भले ही आपने छोटी क्लास का पानी बड़ी क्लास में डाल दिया तो उसमें से पानी की क्वांटिटी में चेंज नहीं आया है, इसे क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। सेम अमाउंट ऑफ वाटर है दोनों ही क्लासेस में। फिर क्लासिफिकेशन, मतलब वहां पे बच्चा जैसे उसका सेकेंड स्टेज में क्या था कि अगर बच्चे को आप नोट दोगे, मतलब मान लो आपने 100 की नोट दी और वहीं पे आपने सिक्के रख दिए, कॉइन्स रख दिए, तो उसे लगा कॉइन्स ज़्यादा है तो कॉइन्स लेगा, नोट नहीं लेगा। तो वहाँ पे क्योंकि वो इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण की क्षमता आ जाती है, बच्चा क्लासीफाई कर पाता है शेप के हिसाब से, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से। फिर सीरिएशन मतलब क्रमबद्धता, चाइल्ड लर्न टू अरेंज देयर ऑब्जेक्ट स्मॉल मीडियम लार्ज, ऐसे वो क्या कर पा रहा है, क्रमबद्धता।
चीज़ों को लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, जैसे नंबर्स भी हो गया तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएगा, जिसको सीरिएशन बोलते हैं, क्रमबद्धता बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत हमें मतलब ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, तो आपको याद रखना है कि कंजर्वेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरिएशन हो गया, ये किसकी विशेषताएं हैं, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, तो जो जो चीज़ें कमी थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, वो सारी जो कमियां थी बच्चे की, वो अब इसमें दूर हो जाती हैं। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, ये सारी विशेषता किसकी है, ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बच्चा रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वो चेंज कर पाता है। डिसेंट्रेशन मतलब जहाँ पे वो सेंट्रेशन था कि बच्चे को सिर्फ एक ही विशेषता को वो देख पा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसेंट्रेशन हो गया, अब वो बच्चे सारी विशेषताओं को समझ पाता है। यहाँ पे ट्रांजिटिविटी आ गई कि जेड अगर बड़ा है वाई से और वाई बड़ा है एक्स से, तो वो समझ जाता है कि जेड जो है वाई और एक्स दोनों से बड़ा है। ठीक है, फिर आता है फाइनल स्टेज जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ये प्याजे के अनुसार सबसे उच्चतम, हाईएस्ट जो है डेवलपमेंटल स्टेज होती है बच्चे की। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है। मतलब अभी तक वो क्या कर रहा था, बच्चे को सिखाने के लिए आपको पहले एग्जाम्पल देना पड़ रहा था, फिर आप रूल पे जाओगे। अब आप क्या करोगे, जो चीज़ें रियल में नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि जो रियल में नहीं है, सिर्फ आइडियाज में है, आप उनके बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हाइपोथेटिकल थिंकिंग कि मतलब इफ दिस कुड बी हैपन, अगर ऐसा होता तो क्या होता। अब वैसे वाली स्टेज में बच्चा पहुंच चुका है। अब उसकी थिंकिंग जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करने लगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगा है। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब निगमनात्मक तर्क, मतलब कि अब आप रूल बताते हो फिर रूल के बाद एग्जाम्पल दे रहे हो। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम जर्नल रूल टू स्पेसिफिक, अब जर्नल से आप स्पेसिफिक में जा रहे हो। ठीक है, रूल बता रहे हो फिर एग्जाम्पल दे रहे हो, दिस इज व्हाट निगमनात्मक तर्क किसमें आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, साइंटिफिक थिंकिंग हो गई, ये सब किस में आता है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इसे क्या बोला जाता है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निशन। हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निशन किस में होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म मतलब क्या होता है कि जब एडोलेसेंट में आता है तो अब फिर बच्चे खुद के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे मैं ही तो हीरो हूँ टाइप की फीलिंग, कि खुद अगर तैयार होकर कहीं जा रहा है तो इमेजिनरी ऑडियंस से लगता है सब के सेंटर में मैं ही हूँ, मुझे ही सब देख रहे हैं, तो अपनी खुद की स्टोरीज बनाने लगता है कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया। क्या होता है, एडोलेसेंट इगोसेंट्रिज्म इसे बोला जाता है। ठीक है, साइंटिफिक रीजनिंग हो जाती है, तो बच्चा इसमें अमूर्त चिंतन की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कॉग्निशन, ये सब क्या है, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं। अब हम एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमने 4 स्टेजेस पढ़े। फर्स्ट था सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर के बीच में होता है। फिर था प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष में होता है। फिर था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एंड अबव। तो सेंसरी मोटर स्टेज की जो बातें थी जो हमने पढ़ा था, क्या क्या कि एक तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है बच्चे में, और क्या होता है, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, एक्शन के थ्रू सीखता है। मोटर एक्टिविटी मतलब जैसे चीजों को छू कर पकड़ के सीखता है, तो गति के द्वारा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब कि अगर टेडी बियर को टावल के नीचे छुपा दिया है तो वो जाकर टावल उठा के क्या करेगा, टेडी बियर को अपने ढूंढ लेगा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विशेषता किसमें होती है, सेंसरी मोटर स्टेज से रिलेटेड है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। इसके की फीचर क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग कि बच्चा सिंबल्स में सीखता है। इगोसेंट्रिज्म कि यूनिवर्स के सेंटर में खुद ही रखता है, उसको जो पसंद है वही करो सब लोग। सेंट्रेशन मतलब एक ही किसी भी चीज की एक ही विशेषता पे वो ध्यान दे पाता है, सारी विशेषताओं को नहीं ध्यान दे पाता। कोई कंजर्वेशन का यहाँ पे उसका जो है कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, यहाँ पे संरक्षण की कमी होती है। जैसे इन दोनों ग्लासेस में सेम वाटर है, उसे नहीं पता है, उसे लगेगा बड़ी ग्लास है तो बड़ी ग्लास में ज्यादा पानी है और छोटी ग्लास में कम पानी है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष होता है।
इसमें के फीचर क्या, लॉजिकल थिंकिंग बच्चा स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे जो जो कमियां थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जैसे कंजर्वेशन नहीं था, क्लासिफिकेशन नहीं था, वो सब इसमें आ जाता है। कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, ये सब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बड़ी क्लास में और छोटी क्लास में वो समझ गया है कि बर्तन से नहीं फर्क पड़ता, पानी का अमाउंट जो है वो क्या है, सेम है। वो अरेंजमेंट कर पाता है, जैसे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट ऐसे करके वो अरेंजमेंट कर पाएगा। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में अब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में वो सोचने लगा है, मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती अब वो भी वो सोच सकता है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग होगी कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, साइंटिफिक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिडक्टिव लॉजिक, मतलब अब वो रूल आप बता सकते हो उसको, फिर रूल के बाद आप एग्जाम्पल बताओगे। ये सब किसके उदाहरण हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। हमने बहुत बार रिवीजन कर लिया है। अब एक बार और, जैसे 2, 7, 11, यहाँ पे देखो स्टेजेस इन ऑर्डर, तो 2 से 7 क्या था, 0 to 2 ईयर्स क्या था, ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज। फिर था 2 से 7 में क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, इगोसेंट्रिज्म, नो कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं है, जिसे क्या बोला जाता है हिंदी में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर है 7 से 11 वर्ष, मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें कंजर्वेशन आ गया, लॉजिकल थिंकिंग आ गई। फिर हाईएस्ट स्टेज ऑफ कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, डिडक्टिव लॉजिक ये सब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है क्रिटिसिज्म की। तो जीन पियाजे की थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी है। मेन फर्स्ट उनकी आलोचना है कि उन्होंने कल्चरल या फिर सोसाइटी को क्या किया है, पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। तो संस्कृति और समाज की भूमिका को उन्होंने बहुत कम बताया है। वहीं जब हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में तो हम देखेंगे उन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि बच्चे की लर्निंग जो है इन्वायरमेंट में के हिसाब से होती है। इन्होंने उस एस्पेक्ट को पूरी तरीके से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। तो इनका इसमें क्या होता है, क्रिटिसिज्म होता है, मतलब आलोचनाएं होती हैं। फिर इन्होंने बोला कि जो स्टेजेस हैं वो अपरिवर्तनशील हैं, मतलब चेंजेस ही नहीं है। यूनिवर्सल फैक्ट है कि बच्चे चाहे जो भी हो, बच्चे के 4 स्टेजेस हैं वो इन्हीं में रहेगा, लेकिन स्टेजेस फ्लैक्सिबल हो सकते हैं। जो अगर मान लीजिए किसी सब बच्चों के लिए तो सेम नहीं हो सकता ना, जैसे कंजर्वेशन का इन्होंने बोला कि नहीं आएगा बच्चे में। तो अगर 2 से 7 वर्ष में हम बात करें तो अगर इन्वायरमेंट में चेंज किया जाए, बच्चे को सिखाया जाए तो क्या वो आ सकते हैं ना, उसे आप सिखा सकते हो कि कंजर्वेशन इसमें कम पानी, इसमें ज़्यादा पानी है, तो वातावरण में चेंज करके हम स्टेजेस में चेंज ला सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि फ्लैक्सिबल नहीं है, मतलब अपरिवर्तनशील है। तो एक इस पर भी उनकी आलोचना होती है। फिर है इन्होंने जो रिसर्च की थी वो अपने बच्चों पे की थी। लगभग शायद 3 बच्चे थे उनके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा 3 या 4, शायद 3 थे, हाँ। तो उन्होंने जो बुक लिखी है इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन के नाम से शायद, तो उसमें उन्होंने अपने बच्चों पे रिसर्च की थी, उस पर पूरे सैंपल। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया था, सिर्फ अपने बच्चों को ही एज अ रिसर्च के लिए उन्होंने लिया था। तो यहाँ पे स्मॉल रिसर्च सैंपल भी बोला जाता है कि सीमित शोध नमूना। और फिर उसकी ऑडिट मीटिंग भी खुद ही से की थी। तो मतलब ये है कि उसमें क्या कई प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं अगर एक ही इंसान सब कुछ कर रहा है तो। फिर यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। अगर क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने किसको इंपॉर्टेंस नहीं दी है तो आंसर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज को। तो इन्होंने लैंग्वेज को बिल्कुल भी कम इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने कहा पहले विकास होगा फिर उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने क्या बोला, पहले बच्चे का विकास होगा उसके बाद वो सीखता है, तो लर्निंग बाद में होगी, पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो इन्होंने मैच्योरेशन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, ठीक है। ये कुछ आलोचनाएं थी जीन पियाजे की। अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि अगर जीन पियाजे में आते हैं तो ऑप्शन में तो आपको बिल्कुल टिक नहीं करना है। जैसे अगर आता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड हुआ, पनिशमेंट, ये सब बिहेवियरिज्म के एग्जांपल्स हैं, तो इन सब में आपको टिक नहीं करना है जब हम जीन पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं। एक्टिव लर्नर सही है, पैसिव लर्नर है तो वो गलत है। पैसिव लर्नर है तो क्या है, गलत है। और अगर हम बात करें टीचर की अगर बात होगी तो क्या होगा, फैसिलिटेटर होगा। क्या होगा, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, ना कि लेक्चरर। मतलब बच्चे के लिए टीचर स्टेज तैयार करता है, खुद स्टेज नहीं होता है, ठीक है। और जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है, डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस।
ये हर केस में नहीं लगाना है, अगर कहीं भी आएगा तो डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ रहा है तो जीन प्याजे के अनुसार तो क्या करना है, डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जीन प्याजे के अनुसार, ठीक है। अब मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है, पर ड्रिल और रिपीटेशन में फोकस नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चे एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, इन सब चीज़ों से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। हम चलते हैं, बेसिकली हमने बहुत सारा थ्योरी कर लिया, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो हम देखते हैं हमें कितना समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है, भाषाई क्षमता के विकास, क्षमताओं के विकास पर निर्भर करता है। लैंग्वेज को उन्होंने बिल्कुल भी इग्नोर किया है, तो जहाँ पे लैंग्वेज है वो क्या होगा, गलत होगा। फिर है सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग, इन्होंने कल्चरल टूल्स को भी अनदेखा किया है, तो ये भी गलत है। फिर क्या, अपने स्कीमा में परिवर्तन करके वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है कि इन इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा, जैसे अडेप्टेशन या अकोमोडेशन कहते हैं ना, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Piaget, when children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and errors by thinking up hypotheses and testing them in their heads, they are, तो प्याजे के अनुसार जब बच्चा परिकल्पनाएं बनाने लगता है कि व्हाट इफ, हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसकी शुरू हो जाती है, उन्हें अपने मन में रखकर तथा सामान्यीकरण करने की क्षमता विकसित कर लेता है। तो किस अवस्था में है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि क्या होती है, हाईएस्ट स्टेज माना है डेवलपमेंट की जीन प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर हेल्प्स अ चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट बुफेलो एंड काऊ आर डिफरेंट एनिमल्स, जब टीचर बच्चे को सिखाता है कि बुफेलो और काऊ जो है वो डिफरेंट एनिमल्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकोमोडेशन हो रहा है, समायोजन हिंदी में बोला जाता है, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज डिस्टिंग्विशेस फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से अलग करती है, कौन सी अमूर्त करने की क्षमता, अब्स्ट्रैक्टिव लॉजिक जो है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग की विशेषता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ जीन प्याजेस इज दैट ही फेल्ड टू एडिक्वेटली कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन डेवलपमेंट, तो जीन प्याजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने विकास पर से प्रभाव को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने किसे पर्याप्त महत्व नहीं दिया है, परिपक्वता को, एक्सपीरियंस को, कल्चर को, गतिविधि को, तो उन्होंने कल्चर को, संस्कृति को नहीं इंपॉर्टेंस दी, उन्होंने मैच्योरेशन को इंपॉर्टेंस दी है, एक्सपीरियंस को दी है, एक्टिविटी को दी है, एक्टिविटी बाय लर्निंग बाय डूइंग, है ना, एक्सपीरियंस पे उन्होंने दिया है जोर, नन्हे वैज्ञानिक है क्योंकि बच्चे एक्सप्लोर करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, तो उन्होंने संस्कृति को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। यहाँ पे लैंग्वेज होता तो लैंग्वेज को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, या तो लैंग्वेज या तो फिर कल्चर, ठीक है। एज पर जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अनुभव के माध्यम से सीखने की अपेक्षा रट कर याद करने को अधिक महत्व, अभी हमने किया था ना कि अगर रट कर याद नहीं करना, मेमोराइजिंग में फोकस नहीं करना है, तो ये गलत होगा। फिर है, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव की कोई भूमिका नहीं होती, प्रायर नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है ना, तभी तो उसमें अकोमोडेशन करके चेंजेस आते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है, संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता जैसे जैविक कारकों की भी कोई भूमिका नहीं होती, तो ये भी गलत है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज मैच्योरेशन डोंट प्ले एनी कॉग्निटिव रोल, जबकि उन्होंने बोला था कि मैच्योरेशन प्ले, अब बच्चे में रेडीनेस कहाँ से आएगी, मैच्योरेशन से आएगी। सीखने के अनुभव बच्चों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि उन्होंने, उनके अनुसार स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे तो उनकी आलोचना हुई है ना कि उन्होंने स्टेजेस को अपरिवर्तनशील माना है। उन्होंने कहा कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेवलप
डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस करेंट लेवल ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उनके स्टेजेस पर निर्भर करता है, उनको उनके स्टेजेस के हिसाब से शिक्षा देनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के परिवर्तन लाने वाले कारकों में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन है, सांस्कृतिक उपकरण, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2। कल्चरल टूल को उन्होंने कॉग्निशन में चेंज करने के लिए अफेक्टिव टूल नहीं बताया है, राइट। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का, जीन पियाजे अज्यूम दैट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज डिपेंडेंट सोलोली ऑन हेरिडिटी। नहीं, सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है। उन्हें इंटरैक्टनिस्ट या बोला जाएगा, फिर मतलब वो उन्होंने इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चा सीखता है सोशल इंटरेक्शन से, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, बट सोशल इंटरेक्शन से उस चीज़ों को सीखता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, तो ये गलत है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा केवल आनुवांशिकता पर निर्भर है, नहीं, गलत। फिर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही कि डेवलपमेंट क्या इंटरेक्शन है बीच में, किसके? आनुवांशिकता, जो विकास है वो वंशानुक्रम और अंतःक्रिया का परिणाम है, वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, माफ कीजिएगा। तो ये सही है, कारण सही है लेकिन कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और हमारा सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दे एक्सपीरियंस एंड रिजॉर्ट टू क्या है क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने वर्तमान संज्ञानात्मक ढांचे स्कीमा के माध्यम से किसी नए अनुभव को समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है, फिर तब वे किस स्थिति का अनुभव करते हैं? कैसी? असंतुलन, डिसइक्विलिब्रियम। मतलब फर्स्ट में तो इस यहाँ पे खालिस्तान में या तो असंतुलन आएगा, है ना, तो या तो फर्स्ट होगा या तो 4 होगा। आगे पढ़ लेते हैं। का सहारा लेते हैं, वो किसका सहारा लेते हैं? फिर अडेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। तो नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। असंतुलन की स्थिति का अनुभव करते हैं, फिर उसके अनुसार वो अडेप्ट करते हैं और अकोमोडेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट implicates that। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अवधारणाओं को जटिल से सरल क्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। टू बी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं। इनफैक्ट जब डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों की आ जाती है तो वो क्या करते हैं? वो सामान्य से जटिल की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम का निर्माण बच्चों की आयु तथा उनके संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि क्यूरिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। ध्यान रखकर उनके स्टेजेस को क्यूरिकुलम का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, वयस्क बच्चों की तुलना में अधिक ज्ञान रखते हैं, नहीं। क्वांटिटी के में डिफरेंस नहीं होता, क्वालिटी में डिफरेंस होता है, उन्होंने कहा था। बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से गुणात्मक में भिन्न होता है। क्वालिटेटिव डिफरेंस, बिल्कुल सही कि क्वांटिटी में चेंज नहीं होता है, क्वालिटी में डिफरेंस होता है कि जो वयस्क है हो सकता है अपनी जॉब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बच्चे अपने खिलौने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हो, लेकिन थिंकिंग दोनों की सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। तो रचनावादी शिक्षण के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों में किस प्रकार का अधिगम विकसित होता है? मीनिंगलेस, रोट, रिसेप्टिव या फिर डिस्कवरी। तो सही आंसर क्या है? डिस्कवरी, खोज द्वारा अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे's बिलीव दैट नॉलेज इज। तो जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान क्या है? इनेट एंड गिवन रादर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन। पहले से जन्मजात होता है, इंटरेक्शन से नहीं प्राप्त होता है। आगे पढ़ लेते हैं। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर, ये वाइगॉत्स्की बात करते हैं, जीन पियाजे नहीं। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विथ रिलायबिलिटी नहीं, यहाँ पे व्यवहारवाद की बात कर रहा है ऑप्शन।
कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है, यह वातावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। उन्होंने बोला है कि बच्चा क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर symbols such as letting letter X stand for an unknown numeral develops during and enable the children to learn। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीन प्याजे के अनुसार अक्षर X जैसे प्रतीकों का उपयोग किस अज्ञात संख्या के प्रतीक के रूप में करने की क्षमता अवस्था में विकसित होती है और इसे बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंबॉलिक एज की बात हो जाए तो फिर हम 2 से 7 वर्ष बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। यहाँ पे देखो अब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि बच्चा एक्स को देखकर किसी अननोन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है। तो फिर वो बच्चा किसको सीखने में एबल होता है, तो यहाँ पे आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जैसे एक्स की अपने आप में कोई वैल्यू है जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन बच्चों को सिखाया जाता है, फिर उसको अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, इन सबको पढ़ाया जाता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है जिसमें बीजगणित और एवं कलन को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमने इसमें बेसिक से हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चंस, ये सारे PYQs थे जो कि सीटेट में पूछे हुए थे, हमने किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।